नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ रहे हैं और इन नतीजों को लेकर कहीं खुशी का माहौल है तो कहीं गम का माहौल है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दोबारा वापसी कर रही है। फिलहाल जो रुझान आए हैं उनके अनुसार बीजेपी बहुत ज़्यादा बढ़त बनाए हुए है और इसी बढ़त के साथ बात करें अगर योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये लगभग साफ हो चुका है। तो यूपी में भाजपा को रुझानों में बहुमत आ गया है। पहली जीत का ऐलान भी योगी के कैंडिडेट के नाम हुआ है। पीलीभीत की बड़खेड़ा सीट से जयद्रथ ने जीत हासिल की है। नोएडा सीट से पंकज सिंह भी जीत गए हैं। राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह और नोएडा सीट से उन्होंने जीत हासिल की है और 1,79,000 वोटों के बड़े अंतराल से पंकज सिंह ने जीत हासिल की है। तो यूपी में जो भाजपा को बहुमत मिला है, रुझानों में बहुमत मिल चुका है और अब ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज्यादा हेरफेर होने वाला है। कुछ सीटों को अगर लेकर चलें तो ठीक है, नहीं तो अब बीजेपी को लगभग बहुमत मिल चुका है। लेकिन फिलहाल अभी ये कह नहीं सकते, स्पष्ट नहीं कह सकते, आगे कुछ भी हो सकता है। अभी लगातार वोटों की गिनती चल रही है। कई राउंड निकल चुके हैं, कई राउंड बचे हैं। अब देखना ये होगा कि उन राउंडों में क्या कुछ स्थिति है। लेकिन यहाँ तक कुछ सीटों की अगर बात करें तो कुछ ही ऐसी सीटें हैं जहाँ पर 1,000-2,000 वोटों का फर्क है या फासला है। बाकी इसके अलावा तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ 10,000 से अधिक फासला है, तो वहाँ पर लगातार बीजेपी की बढ़त बनी हुई है। तो पीलीभीत की बड़खेड़ा सीट पर जयद्रथ ने जीत हासिल कर ली है। उसके अलावा अगर बात करें नोएडा सीट की, तो नोएडा सीट से पंकज सिंह ने जीत हासिल की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह। 1,79,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। तो एक बड़े अंतर से जीत हासिल की है। यूपी में भाजपा को बहुमत रुझानों में फिलहाल मिल चुका है और इसको लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के नेताओं में, बीजेपी की पूरी टीम में बड़े ही उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी बहुत आगे बढ़त में चल रही है और कई सीटें आम आदमी पार्टी वहां जीत भी चुकी है। मिजोरम में बीजेपी अभी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो वहीं अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी बीजेपी आगे चल रही है। गोवा को अगर लेकर बात करें तो गोवा में भी बीजेपी लगभग आगे ही है। अब देखना यह है कि जैसे जैसे पूरी गिनती होती है उसके बाद स्थिति कहां पहुंचती है, नतीजे क्या निकलकर सामने आते हैं। और हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, क्या कुछ अपडेट अब तक है और क्या माहौल है यूपी का? जनता पार्टी गई है और 138 के नीचे आ गई समाजवादी पार्टी। इसकी एक बड़ी वजह भी मानी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे किए थे कि हम प्रचंड बहुमत में आएंगे, वो एक बार इतिहास फिर से दोहराते नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, जो मुद्दे रहे राष्ट्रवाद को लेकर, राष्ट्र सुरक्षा को लेकर, मुफ्त राशन योजना को लेकर, कृषि कानून वापस लेना, ये सब बड़ी वजह मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हालांकि समाजवादी पार्टी जितना ओल्ड पेंशन योजना को लेकर, बिजली मुफ्त लेकर, 300 यूनिट लेकर दूसरा घोषणा की थी, उसका लाभ समाजवादी पार्टी को नहीं मिला है। पश्चिमी यूपी में बढ़िया चुनाव लड़ी है समाजवादी पार्टी, क्योंकि वहां पर सीटें 55 और 50 की मार्जिन में रही है। यानी जो आरएलडी से गठबंधन हुआ उसका फायदा समाजवादी पार्टी को पश्चिमी यूपी में मिला। और पूर्वांचल में देखें, जो गठबंधन ओम प्रकाश राजभर से हुआ था, स्वामी प्रसाद मौर्य से हुआ था, दारा सिंह चौहान से हुआ था, वो सीटें हारती हुई नजर आ रही समाजवादी पार्टी। आजमगढ़ में जलवा कायम जरूर है अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का, वहां पर सीटें उसकी निकली है। लेकिन बनारस में फिर से मोदी की जो गढ़ है संसदीय, वहां भारतीय जनता पार्टी शामिल हो गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े देखिए लखीमपुर की घटना, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से वहां सभी। अकील आपसे चाहेंगे कि थोड़ा सा पीछे का माहौल दिखाएं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर?
किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है, थोड़ा सा पीछे का माहौल दिखाएं, आपके पीछे का क्या स्थिति बनी है, किस तरह का जो जीत का जश्न है वो साफ तौर पर कुछ कुछ देख पा रहे हैं आप, थोड़ा सा विस्तार से दिखाइए पीछे क्या। मंत्री पार्टी के पार्टी के लोग देखिए मंच पर जो है मीडिया प्रभारी के लोग हैं यहाँ पर, निश्चित इसके अलावा देखिए कार्यकर्ता मौजूद है यहाँ पर और तमाम लोग जश्न के माहौल मनाते नजर। देखिए जो भी प्रत्याशी जीतता जा रहा है उसे पार्टी कार्यालय में बुलाया जा रहा है। हालांकि मंच पे अब बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है क्योंकि जिस तरह बहुमत बढ़ती जा रही है उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये देखिए एमएलसी, मीडिया प्रभारी और देखिए ये देखिए हाथ दिखाते उंगली विक्ट्री दिखाते हुए मोहसिन रजा विक्ट्री वहां से दिखा रहे कैमरा देखकर कि हम बहुमत में आ रहे हैं। मोहसिन रजा राज्य मंत्री हैं यहाँ पर अल्पसंख्यक के, तो ये देखिए अल्पसंख्यक हज मंत्री हैं मोहसिन रजा मंच पर हैं, वो भी विक्ट्री दिखाया, लोगों से मिल रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से। ये देखिए कटियार भी यहाँ पर आ गए, वहां पर ये देखिए प्रवक्ता के लोग हैं, सुनील बंसल संगठन मंत्री जो रहे हैं 14 के बाद आने के बाद सुनील बंसल कहीं ना कहीं इतिहास रचे। दिनेश में ये देखिए मेरे साथ कुछ पत्रकार भी हैं, उनसे भी समझ लेता हूँ थोड़ा सा। अनूप त्रिपाठी जी ये बताइए, जिस तरह माहौल बना भारतीय जनता पार्टी का, बहुत विरोध था, दूसरे चरण तक बड़ा विरोध रहा, 3 महीने पहले जो इसकी वजह क्या मानी जा रही, क्या वजह रही जो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में आ रही है? देखिए अखिल जी, मुझे लगता है 2-3 मुद्दे बड़े खास रहे हैं। वो सबसे बड़ा मुद्दा एक जो बुलडोजर वाला मुद्दा उठाया। बीजेपी शुरुआत से कह रही थी कि हमने उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध यानी माफियावाद को खत्म किया है और काफी हद तक हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफियावाद को बीजेपी और योगी जी ने खत्म किया है। लेकिन उसको अखिलेश ने उस पर कमेंट किया, समाजवादी पार्टी ने कमेंट किया और इसका मजाक बनाया गया एक तरह से, और बीजेपी ने इस मुद्दे को सीधे तौर पर जनता से जोड़ा, आम आदमी से जोड़ा, और शायद मुझे लगता है कि ये बड़ा एक फैक्टर रहा कि जनता को लगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता कह रहे थे कि अगर सपा आई तो फिर 2012 से 17 की तर्ज पर दंगे होंगे, रिकॉर्ड दंगे होंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश में ये रहा है, कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा फैक्टर रहा है बुलडोजर का। अनुज जी, लेकिन किसान बड़ा आंदोलन रहा, बड़ा विरोध रहा बीजेपी का, उसके बावजूद लखीमपुर में इतनी बड़ी घटना हुई और वहाँ भी 8 सीट बीजेपी जीत रही है। कई अलीगढ़, देवबंद जहाँ मुस्लिम इलाका वहाँ पर बीजेपी जीत रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हार रहे हैं, इसकी क्या वजह मानी जाए? देखिए 2-3 वजह है। निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2-3 बड़ी योजनाएं किसानों को लेकर, गरीबों को लेकर, चाहे वो राशन की बात हो, प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि की बात हो, हर महीने वो खातों में पैसा पहुंचा रहे थे, तो गरीब जो नीचे का आदमी था उसको डायरेक्ट फायदा पहुंचाया है बीजेपी की पार्टी ने। उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो या फिर केंद्र की बात हो, पिछले 2 साल में जिस तरह से काम हुआ है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये कारण हावी रहा है बजाय कि अखिलेश के तमाम जो वायदे थे उन पर। लेकिन अनुप जी ये मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जो सीटें कम हुई है, इसकी क्या वजह? भारतीय जनता पार्टी को जो फायदा हुआ है, ओबीसी वोट खिसक गया पूरी तरीके से। देखिए नहीं, मुझे नहीं लगता है कि दलित और ओबीसी वोट बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी या बसपा के पास नहीं गया है। आप 2014 से देखेंगे अगर, तो 2014 से 2017 का चुनाव, फिर 2019 का चुनाव और अब 2022 का चुनाव, जो दलित और ओबीसी वोटर रहा है वो लगातार बीजेपी की तरफ मूव किया है बसपा को छोड़कर। और समाजवादी पार्टी का जो ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर थी ओबीसी वोटर को लेकर, तो इस बार वो फंसा मामला और ओबीसी वोटर भी एकजुट नहीं हुआ, एकजुट होकर सपा के साथ नहीं गया है। यही वजह है कि बीजेपी को फायदा मिला और बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है उत्तर प्रदेश में। आ रहा हूँ आपके साथ, एक वरिष्ठ पत्रकार और है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर ये बताइए, बीजेपी की जो जीत हुई है, जो इतना विरोध होने के बावजूद वजह क्या रही? भारतीय जनता पार्टी के पास प्लस पॉइंट का रहा जिसे प्रचंड बहुमत में फिर से वापस आ रही है। मैं इसके 2-3 कारण मानता हूँ। पहला कारण यह है कि माफिया राज के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा काबू किया। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, जो मोदी जी और योगी जी ने मिल करके विकास को एक नई राह दी है, वो सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ। और तीसरा कारण जो है, इनके ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप आज तक किसी को भी लगा नहीं पाया, ये कोई मुद्दा बना ही नहीं पाया। ये 3 कारण मेन थे मेन। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी क्यों हारी, इसका क्या कारण है सर? दम्भ तो कंस का भी नहीं रहा, दम्भ रावण का भी नहीं रहा। ये तो अखिलेश जाने कि क्यों इतना दम्भ कर रहे थे,
क्यों इतना अहंकार कर रहे थे? अरे अहंकार बोलने का तरीका, जिस तरह से अभी एक वीडियो आया था कि ए पुलिस, वो पुलिस, तो ये बोलने का तरीका भी अपने आप में समाज को जागृत करता है कि ये देखो ये किस तरह से नेतृत्व कर रहा है। और एक तरफ योगी जी हैं, भैया प्यार से बुलाते, सब कुछ करते, तो ये बहुत बड़ा कारण बना है सपा के हारने का। पुरानी पेंशन बहाल को लेकर जिस तरह माहौल बना था, रोजगार को लेकर युवा प्रयागराज से किस तरह गाड़ियों में आखिरी चरण में दिखाए गए थे, तो उसका फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं मिला सर। देखिए, पुरानी पेंशन को लेकर के मैं एक बात बोलूंगा, पेंशन का मामला एक भारतीय जनता पार्टी का निगेटिव पॉइंट जरूर है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी ने उसे कभी भी उस चीज को मुद्दा नहीं बनाया था और ना ही उस चीज को लागू करने की, इसको लागू करने के लिए समाजवादी पार्टी का ही पुरानी पेंशन की कहानी थी। अब बात आती है कि विकास, रोजगार के मुद्दे को लेकर के, तो देखिए मोदी जी ने शुरुआत से ही जिस तरह से स्कीमें दी हैं कि आप आइए अपने स्वरोजगार के लिए लड़िए। मैं खुद आपके सामने खड़ा हूं, मैंने आज तक किसी भी मीडिया सेक्शंस की नौकरी नहीं की है, जो कुछ किया अपने बलबूते किया। आज मैं अपने बलबूते, मैं नहीं भी कमाता हूं तो मेरे पास दूसरे कमाने के रास्ते हैं, मैं अपने प्रयास से काम कर रहा हूं। मैंने रेलवे की नौकरी तक ठुकराई है। आत्मनिर्भर वाला जो मोदी जी ने उठाया था वो चला जरूर, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल। कई और भी अखिल, कई ऐसे मुद्दे रहे हैं, ऐसी बातें रही हैं जिनको लेकर के सरकार कहीं ना कहीं फायदे में रही, बीजेपी को इसका फायदा मिला, जिसकी वजह से ये जो रुझान और जो अभी तक कुछ नतीजे आ रहे हैं वो हमें देखने को मिले हैं। कई वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ सुशील दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, दिलीप अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुशील दुबे जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कि जातिगत राजनीति यहां सफल होती है, और यही वजह थी कि शुरुआती दौर में चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, सभी ने जातिगत फैक्टर बनाने की कोशिश की, समीकरण साधने की कोशिश की, लेकिन अंततः सारी चीजें एक तरफ दूर हट गईं और जो मुफ्त अनाज दिया गया और तमाम ऐसी बातें कही गई, विकास को जो रोड मैप दिखाया गया या हिंदुत्व, ये तीन चीजें इतनी हावी हो गई कि सब मुद्दे दब गए और बीजेपी को इतना बड़ा रुझान देखने को मिला है। क्या लग रहा है, क्या वाकई अब वो समय नहीं रहा जहां आप जातिगत फैक्टर सेट करके चुनाव जीत सके? अखिल जी, पहले तो आपके माध्यम से हार्दिक बधाई इंटायर बीजेपी को और योगी जी को, योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनने के लिए और आने वाले वक्त के देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, अच्छी बात है, आपने योगी जी को प्रधानमंत्री बनने का अभी से बधाई भी दे दी है। वर्तमान मुख्यमंत्री, आने वाले वक्त के प्रधानमंत्री को मेरी हार्दिक हृदय से शुभकामनाएं। अब आइए आपके सवाल का जवाब देता हूँ। बेशक ये चुनाव बहुत रोचक रहा अखिल जी, और 1 to 1 रहा, बाइपोलर रहा। ये चुनाव जनता ने लड़ा है, ये चुनाव का मैंडेट जनता ने दिया है। बेशक बीजेपी पार्टी के पास एक बहुत बड़ा संगठन है, बीजेपी पार्टी के पास एक बहुत बड़ा पैराफेलिया है, बहुत बड़ा सिस्टम है, बीजेपी के पास, पार्टी के पास एक बहुत बड़ा धन संग्रह है, बहुत बड़े शुभचिंतक है, बहुत बड़े सलाहकार है। बीजेपी पार्टी के पास 24 घंटे काम करने वाली एक टीम है, एक विजन है, और बीजेपी पार्टी के उसी विजन के कारण पता नहीं क्यों, किस कारण से बहन मायावती ने अपने आप को सरेंडर किया या कराया गया, मुझे नहीं मालूम। आज बीजेपी की जीत में, ये शानदार जीत में बहुत बड़ा कारण मायावती जी का है, प्रयासपा का है, उनकी वोट शिफ्टिंग का है। जो वोट पिछली बार सपा के साथ शिफ्ट नहीं हुआ था, वो वोट अब की बार पूरा का पूरा शिफ्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। भारी नुकसान हुआ, बीएसपी का लगभग खत्म की स्थिति आ गई, दुकान का शटर गिर गया। दूसरी बात, कहीं ना कहीं आज की तारीख में अगर सपा आ जाएगी तो पुराना प्रचलित मुहावरा, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया है कि फिर से मुसलमान ये करेगा, फिर से यादव करेगा। ये जो शंका आशंका, ये कहीं ना कहीं बहुमत के वोटर के दिमाग में बैठी है, जिसने इस बहुमत के निर्णय को अंजाम दिया है उस हिंदू ने। अगर लाभार्थी होते, सबसे बड़ा सवाल अब बीजेपी के सामने ये आ रहा है कि
इतना 323, 325 सीटों वाली बीजेपी 100 सीटों के नुकसान पर क्यों है? लगभग 80 पर 82 के आसपास फाइनल रिजल्ट आएंगे तब फाइनल होगा। ये नुकसान की ये कौन हिंदू हैं जो बीजेपी के भगवा हिंदुत्व को छोड़कर सपा के प्रश्नवाचक हिंदुत्व में पहुंच गए? ये कौन हिंदू हैं? ये कौन सीटें हैं? किन लोगों ने बढ़ाई? मुझे तो नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी ने इतनी मेहनत करी कि 100 सीटें उनको उससे आ गई। उनका मेहनत तो जब शुरू हुआ उनसे ज्यादा कई गुना ज्यादा मेहनत तो कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने किया, जिनके भाषण शानदार थे, जिनके विचार शानदार थे, जिनकी रैली में भीड़ की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद दो सिमट गई। कौन से लोग थे? अखिलेश जी को विकल्प, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, अगर 2-2.5 साल पहले से सीरियसली मायावती बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती जैसे लड़ती थी, कभी 4 बार सीएम रही उत्तर प्रदेश की, वो अगर पूरी तैयारी से लड़ती तो आज का रिजल्ट, लेकिन जो है घर के न मरे होते तो फौज खड़ी होती, ये बात कहना बेकार है। जो सामने है वो ये है कि जनता ने विकल्प तलाश लिया और विकल्प के रूप में 3 गुना सीटें सपा को दे दी। एक तरफ जहां पर खाली अखिलेश यादव लड़ रहे थे, एक तरफ जहां पर बीजेपी के, मैं तो मानूंगा देश के बड़े बड़े दिग्गज, ये रिजल्ट आना था। उस रिजल्ट के बाद भी कहीं ना कहीं बीजेपी नेतृत्व को सोचना पड़ेगा। बेशक बधाई, हृदय से बधाई, लेकिन जो सीटें गई हैं वो क्यों गई? हम तो कह रहे 350 होनी चाहिए थी, हम तो कह रहे 300 पौने 400 होनी चाहिए थी। ये जो जिस हिसाब से लड़ा गया चुनाव, लेकिन 100 सीटों का नुकसान लगभग आगे फाइनल होगा। और बहुमत तो वो है, ये बहुमत है, ये सरकार है ये, और कई मिथक भी टूटे इससे। सबसे बड़ी बात, जनता ने उत्तर प्रदेश में 1 to 1 पार्टी को खड़ा कर दिया है, जनता ने बता दिया। और सबसे बड़ी बात इस चुनाव में हुई है, जो आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के वोटरों को बधाई देता हूँ। अखिल जी, हेलो जी बधाई देता हूँ कि जनता ने ब्लैक मेलर पॉलिटिशियनों को, बहुरूपीय पॉलिटिशियनों को, वो जो रुपया कमाने वाले पॉलिटिशियनों को, खाली चीखने चिल्लाने वाले पॉलिटिशियनों को, जहर पैदा करने वाले पॉलिटिशियनों को उत्तर प्रदेश से समाप्त कर दिया। ये बहुत बड़ी बात हुई। आप 5 साल सत्ता में रह के मलाई खा रहे हैं और हफ्ते भर पहले बता रहे कि मेरा सचिव मुझको सुनता नहीं था, मुझको सुनता नहीं था, मेरा शैडो मेरी बात नहीं मानता था, राज संपत्ति विभाग मेरी गाड़ी में। आप कैबिनेट मिनिस्टर है, इस टाइप के कितने लोग हार गए? बहुत अच्छा हुआ, बधाई जनता को। ओवैसी ऐसा व्यक्ति 0 हो गया उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बहुत शानदार निर्णय, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई। रावण 0 हो गए। ऐसे कितने जो पार्टी की दुकान खोल लिए, जात के नाम पे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मुरासा बांधे हैं, चश्मा लगाए हैं, पता नहीं कौन कौन से हल्के भारी बयान दे रहे हैं, वो लोग आज एकदम साइड लाइन हो गए, कट टू साइड कर दिया जनता ने। ये बहुत बड़ा मैसेज बिल्कुल। और एक बदलाव तो देखने को मिला है कहीं ना कहीं, जिस तरह से जो स्थितियां बनी और तमाम विरोध किया गया, तमाम मुद्दों पर घेरा गया, उसके बावजूद भी स्थिति ऐसी रही कि बहुमत की ओर वो बढ़े और जिस तरह से रुझान आए वो उनके पक्ष में लगभग आ चुके हैं। दिलीप अग्निहोत्री जी, ओबीसी को लेकर अभी सर ने बात की कि ओबीसी जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो जहर उगलते रहे या तमाम बातें उन्होंने बताई और उनका सफाया हो गया, लेकिन क्या ओबीसी फैक्टर बीजेपी के पक्ष में, जिस तरह से शुरू से आरोप लगाया जा रहा, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, सबने यही कहा कि ये बीजेपी की बी पार्टी है और ये यहां पर वोट कटुआ पार्टी के तौर पर आए हैं और वोट काटेंगे और सीधा फायदा बीजेपी को देंगे, तो क्या उसका कुछ असर देखने को मिला? देखिए, इस चुनाव में मैं ओबीसी का कोई असर नहीं मानता हूं। उसका कारण है कि इस बार के चुनाव इतनी अब तक की सबसे बेहतरीन स्थिति में इस कारण हो रहे थे कि 3 पार्टियों को लगातार 3 बार अलग अलग पूरे बहुमत से सरकार चलाने का अवसर मिला। पहले बसपा को पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने का जनादेश मिला था, उनसे लोग नाराज हुए तो सपा को जनादेश दिया, उन्होंने पूरे बहुमत के साथ 5 साल सरकार चलाई, और उनसे नाराज हुए तो भाजपा को पूरे बहुमत का जनादेश दिया, उन्होंने भी 5 साल पूरे करे। तो ये एक बेहतरीन स्थिति थी मतदाताओं के दृष्टि से, मतदाताओं की आकलन करने के दृष्टि से, और उन्होंने तीनों को देखा
समझा और किसी को ये गुंजाइश नहीं छोड़ी कि अल्पमत से हम ये कर नहीं पाए, कर सकते थे, यानी पूरा आदेश देके तब ये अपना अपना विश्लेषण हुआ। और इस आधार पर ये 40 साल में लगभग पहली बार हो रहा है कि लगातार दूसरी बार कोई मुख्यमंत्री दोबारा जीत के सरकार बनाने जा रहा है। ये एक अहम मसला है। इसमें ओवैसी जी जैसे फैक्टर एकदम इसमें कोई उनकी भूमिका नहीं रही थी। और एक कारण इसमें और मैं दिखता हूँ कि एक सुशासन और संस्कृति और विकास ये मुद्दा चला। और पहली बार चुनाव में मैंने कहा बहुत कुछ पहली बार हुआ, मेरे भाई सुशील जी ने भी बताया, तो मैं मानता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ कि बुलडोजर को एक विचार के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। ये सरकार कहती थी कि हमने 2000 करोड़ की संपत्ति, अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया, बुलडोजर चलाया। ये बात इतनी आगे नहीं बढ़ती, लेकिन जब विपक्ष ने इस पे तंज कसे, उन्होंने कहा ये बुलडोजर की सरकार है और बुलडोजर वाले बाबा हैं, और जब वो सरकार में आएंगे तो बुलडोजर से जो संपत्ति ध्वस्त की गई है उसको बनवा के देंगे। तो इसका संदेश क्या गया? इसका संदेश दो तरह से गया कि एक तरफ से लगा कि ये जो बुलडोजर पे तंज कस रहे हैं ये उनकी हिमायत में है जिनकी संपत्ति पे बुलडोजर चला है, और दूसरा सरकार सत्ता पक्ष के हाथ में एक मुद्दा आ गया और फिर एक बुलडोजर एक प्रतीक रूप में उनकी सभाओं में भी चलने लगा और समाज में एक संदेश गया कि ये कानून व्यवस्था के प्रतीक के रूप में इसको माना गया। और कानून व्यवस्था से लोग सपा के समय पहले नाराज थे, इसकी उन्हें सजा मिली थी और इस बार भी एक बड़ा मुद्दा बन गया। जैसा कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष को सीटें कम हुई, मुख्य विपक्षी पार्टी को सीटें ज्यादा बनी, तो इसमें मैं दो कारणों को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। एक तो फ्री बिजली 300 यूनिट देने का वादा और दूसरा पुरानी पेंशन बहाली का मसला। ये दो वादे जो थे ये इसने बसपा की सीटें बढ़ाने का काम किया है। और हेलो जी 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 हाँ, ये दो मामले ऐसे हैं जिनसे सीटें बढ़ी हैं, लेकिन जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी वो नहीं पूरी हो पाई। इसका कारण एक और भी मैं आगे गिराना चाहता हूँ कि ये विकास के साथ साथ संस्कृति को भी जोड़ा गया। क्या कोई उम्मीद कर सकता था कि 500 साल से लंबित अयोध्या में जन्मभूमि का जो समस्या है उसका समाधान होगा कभी? इसको असंभव मान लिया गया था और इसकी जितनी भी सरकारें पहले रही और विपक्ष रहा वो इस समस्या को टालना चाहता था। वो चाहता था कि आज हमारी सत्ता कायम हो जाए, आज हमको वोट मिल जाए, आगे की पीढ़ियां इसका संघर्ष झेलेंगी, झेलती रहे। लेकिन इस समस्या का समाधान किसी न किसी पीढ़ी को, किसी न किसी सरकार को तो करना ही था। और ये मंदिर निर्माण हो रहा है, उसके बाद ये पहला चुनाव 250 वर्षों के बाद काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ, कॉरिडोर भव्य बना। क्या इसके बारे में 250 साल तक किसी ने सोचा था? लेकिन इसको भी सोचा गया। मैं केवल इसको आस्था के विषय तक सीमित नहीं देखता हूँ। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने आस्था के स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया है, विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की हैं और उससे वहां पे उनका राजस्व भी मिल रहा है और परोक्ष अपरोक्ष रोजगार का भी सृजन हो रहा है। तो एक बड़ी बात ये हुई कि इन दोनों को निर्माण के बाद ही चुनाव हो रहे थे, तो फिर माना गया कि ये काम वर्तमान सरकार कर सकती थी। बाकी सरकारें तो इनका नाम लेने की हिम्मत नहीं थी। उसका कारण ये था कि उन्हें लगता है इनका नाम लेना सांप्रदायिकता है और इनके विरोध में कुछ कहना, इनके सुधार करना, ये अगर इसकी बात हम नहीं करेंगे तो हम सेकुलर माने जाएंगे। तो इस धारणा पे भी एक व्यापक संदेश गया, इस कारण लोगों को लगा। तीसरी बात, एक बड़ा वर्ग, अभी तक हम लोग समीकरण तय करते थे कि ये ओबीसी यहाँ, अदर ओबीसी यहाँ, दलित ऐसा, मुस्लिम मतदाता ऐसा यहाँ जाएगा, लेकिन एक धारणा बदली कि जिस तरह जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास की हो,
चाहे फ्री राशन देने की व्यवस्था हो, चाहे आयुष्मान की योजना हो, चाहे शौचालय निर्माण का हो, तो इन योजनाओं से लाभान्वित होने वालों की जो करोड़ों की संख्या में एक नया वर्ग तैयार हो गया है। इसमें सब जाति के, सब मध्यम के लोग शामिल हैं। हमारे जो आकलन करने वालों में इस ओर भी ध्यान नहीं दिया। जो विपक्ष की पार्टियां थी वो उसी पुराने ही अंदाज में चलती रही। बिल्कुल। उन्होंने सोचा कि यानी कि बदलाव जो होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिया अन्य दलों में, और इसकी वजह ये रही कि संगठन भी वो अपने संगठन को भी सही तरीके से मॉडिफाई नहीं कर पाए, लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाए। सिर्फ वादे या हवाई हवा या सिर्फ सभा करने से या रैली करने से वो शायद लाभ नहीं मिलने वाला था जो लोगों के बीच में पहुंच करके मिल पाता, या उसकी तैयारी बहुत पहले से की जा सकती थी। अखिल, यहाँ पे एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही है कि यूपी में जो काम तमाम हुए हैं उन कामों को लेकर उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी पर भरोसा पब्लिक ने दिखाया है, लेकिन क्या केवल उत्तर प्रदेश की सरकार, या जिस तरह से एक पूरे चुनावी प्रचार के दौरान एक शब्द सुनाई दिया बीजेपी से, डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, तो क्या डबल इंजन को सोच कर भी लोगों ने अपने मन में रखा कि अगर हम दोबारा से बीजेपी को मौका देते हैं तो शायद केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है तो वहां से कुछ ज्यादा हम इससे ले सकते हैं, या ज्यादा यहां पर विकास हो सकता है, या उम्मीदें ज्यादा बंध गई हैं? देखिए, सही बात है कि डबल इंजन को लेकर जिस तरह प्रचार प्रसार हुआ उसका फायदा मिला। देखिए, डबल इंजन का मतलब ये होता है, जब अखिलेश सरकार 2012 में रहे तो केंद्र में जब बीजेपी रही तो मेट्रो को लेकर अखिलेश यादव कहने लगे कि हमें एनओसी नहीं दी गई, और जब इनकी सरकार है तो एनओसी दे दी गई। कई ऐसे महत्वपूर्ण काम थे जिनको लेकर कहीं ना कहीं विरोध अखिलेश यादव ने किया था कि वहां पर हमारी केंद्र सरकार हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इस बात का देखिए अभी जो जिक्र हो रहा है, जो हमारे पत्रकार जो हमारे कह रहे हैं वरुण पत्रकार, ये सही बात है कि ये पहले ये अनुभव हुआ, ये जनता इसको भी मानती है कि अगर डबल इंजन की सरकार होती है या केंद्र में भी उनकी सरकार हो, राज्य में भी हो, तो आसानी होती विकास को लेकर, चीजें फंसती नहीं है। और सरकार केंद्र में जब सरकार होती है जो उसी के राज्य में होती है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये होती है कि सबसे ज्यादा बजट उस राज्यों को जाता रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर योगी सरकार को लाभ भी केंद्र सरकार का मिला। और सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि मोदी जो प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बनारस से ही सांसद है, तो ऐसे में तमाम बड़ी योजनाओं का लाभ यहाँ के पूर्वांचल के लोगों को मिला, प्रदेश भर के लोगों को मिला। और सबसे ज्यादा एक्टिव जो रहे मोदी को उत्तर प्रदेश में रहे, तो इसका भी लाभ इस चुनाव में देखने को मिला है। निश्चित तौर पर देखिए, विकास को लेकर जिस तरह गंगा बहाई गई, ये दावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, अब उसका लाभ मिला है। उन्होंने हम जातिकरण समीकरण नहीं किए, हमने जातिवाद नहीं किए, हमने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, हमने विकास के बात को लेकर वोट मांगा है। प्रचार में सबसे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी, संगठन मंत्री, इसके अलावा चुनाव प्रभारी, ये तमाम लोग पूरे पहले फेज से लेकर आखिरी फेज तक लगे रहे। बनारस में देखिए पूरी तरीके से जब आखिरी चरण का मतदान बचा था गोरखपुर और बनारस, सबसे ज्यादा लोग गोरखपुर और बनारस में दिखे। यानी योगी जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और मोदी जहाँ से सांसद थे, क्योंकि देश भर की निगाहें भी कि क्या कुछ फर्क पड़ता है बनारस में। अब बनारस में जिस तरह विरोध रहा उसका फायदा होता नजर आ रहा है। बीजेपी 8 सीटों पर जीत रही है। अब देखिए, जिसका दावा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर के बेटे, ये तमाम लोग हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी ने जरूर ये साफ कर दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करता है उसका लाभ होता है, वो फायदे में रहता है। निश्चित तौर पर छोटे दलों में जाना या बार बार भागना, इसकी वजह अब उत्तर प्रदेश की जनता उसे नकारने लगी है। इस बात को हम समझ भी लेते थोड़ा सा। अनुज जी, क्या आपको क्या लगता है कि जो विकास के लेकर जो मुद्दा रहा बीजेपी के लिए, वो क्या सही साबित हुआ? जो समाजवादी पार्टी कहती थी विकास नहीं हुआ और बीजेपी उसी में क्या सरकार बनाने जा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं हुआ। चुनाव हुआ हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर, चुनाव हुआ राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, और चुनाव हुआ है जो उत्तर प्रदेश में माफियावाद था, दंगा और माफियावाद के नाम पर चुनाव हुआ है। वोट जातिवाद के नाम पर पड़ा है, वोट धर्मवाद के नाम पर पड़ा है, वो वोट क्षेत्रवाद के नाम पर पड़ा है। जातिवाद का नारा जरूर दिया है, विकास का नारा जरूर दिया भाजपा ने, लेकिन विकास पर चर्चा नहीं हुई, विकास पर लोगों ने वोट नहीं किया।
आप क्षेत्रीय जो क्षेत्रीय नेता जीते हैं, अगर आप उनका समीकरण देखें, चाहे पश्चिम का हो चाहे पूरब का हो, अवध क्षेत्र का आप ले लें, तो उससे साबित होता है कि लोगों ने जाति देकर वोट दिया, लोगों ने धर्म देकर वोट दिया, और लोगों ने दंगे और जो कानून व्यवस्था, जो माफियावाद की बात थी, इन सब मुद्दों को देखकर अतीक अंसारी और मुख्तार अंसारी पे बीजेपी को खूब वोट मिला है। बिल्कुल, आप देखिए मऊ और आजमगढ़, कन्नौज अखिलेश यादव का गढ़ है, आजमगढ़ अखिलेश यादव का गढ़ है, मऊ, तो ये जो पूरा इलाका था बीजेपी की एक सीट थी वहाँ, लेकिन इस बार कई सीटें जीती है। बीजेपी का जो ग्राफ है वो और ऊपर बढ़ा है, तो इससे हम कह सकते हैं कि लोगों ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया सुरक्षा का मुद्दा, माफियावाद को, क्योंकि माफियावाद पर काम किया है योगी की सबसे बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश में। डबल इंजन का कुछ फायदा होता नजर आया यहाँ पर, डबल इंजन की सरकार जो केंद्र में भी विराज में भी। अखिलेश यादव आरोप लगाते रहे सरकार जाने के बाद केंद्र की सरकार ने हमें मेट्रो में सपोर्ट नहीं किया, ओसी में सपोर्ट नहीं किया, तो ये भी एक वजह कि जनता नहीं देखा कि केंद्र में भी सरकार वही है, राज्य में वही है। देखिए, अगर हम 2 साल के कोरोना काल की बात करते हैं, तमाम व्यवस्थाओं को अगर देखें तो ये लगता है कि डबल इंजन का फायदा जमीन पर मिला है, लेकिन अगर हम विकास की बात करेंगे तो नहीं। मेडिकल कॉलेज जो आजादी के बाद अब तक जितने नहीं बने थे उतने बने 5 साल में, तो इससे हम कह सकते हैं जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है, 2 साल में जमीन से उसने आसमान पर पहुंची है, तो ये डबल इंजन की सरकार का फायदा है। सीधे तौर पर हम जनता को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इसका फायदा जरूर है। डबल इंजन की सरकार थी तभी कोरोना संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का काम कर पाए, क्योंकि सीधा ऊपर से इनको चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे वेंटिलेटर की बात हो, या फिर पैसे की बात हो, सीधे ऊपर से सहयोग मिलता रहा है, जिसका फायदा जमीन पर जनता को मिला है। अब ये चीज विकास के मुद्दे पर अगर चुनाव होता तो जरूर तमाम सवाल खड़े होते, क्योंकि जो सड़कें हैं उत्तर प्रदेश की वो 5 साल में गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं, तो विकास के नाम पर चुनाव नहीं हुआ। चुनाव हुआ है दंगा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर। तो लिहाजा बीजेपी को एक बार फिर मजबूती मिली। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल, राष्ट्रवाद का मुद्दा कहें या हिंदू मुसलमान का मुद्दा कहें, ये एक मुद्दा जरूर कहीं ना कहीं काम करने में यहाँ पर दिखाई दिया है कि उसने। दिनेश देखिए कि हर बीजेपी का नेता जिस जनसभा में जाता था वो कहीं ना कहीं अपने बयानों से घेरता जरूर नजर आता था। तो दिनेश ये हमेशा हर जिले में देखिए कि जितनी जनसभाएं हुई है, बड़े नेता गोंडा का ले लिए बृजभूषण सोलंकी, किस तरह आतंकवाद को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर, इस सभा को जो वोट देगा वो आतंकवाद को वोट देगा, हर प्रत्याशी कहता नजर आ रहा था, उसका भी लाभ होता नजर आया दिनेश। तो एक वजह ये भी बहुत बड़ी मानी जा रही है। बिल्कुल, और ये एक वजह ऐसी रही और इसका परिणाम भी अब देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से रुझान लगातार बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं और कुछ ही घंटों में सारी जो स्थिति है वो भी साफ हो जाएंगी और बीजेपी जिस तरह से एक स्थान पर टिकी हुई है, बढ़त बनाए हुए है, अब इसमें ज़्यादा फासला अब नहीं हो सकता। 2, 5, 10 सीट का और फासला हो सकता है, इसके अलावा कोई और विशेष फासला इसमें नज़र फिलहाल यहाँ पर नहीं आ रहा है। सुशील सर, एक बात यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे, पूर्वांचल को लेकर अगर बात करें तो ओम प्रकाश राजभर की और जिस तरह से अखिलेश यादव भी वहाँ मजबूती से दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर एक मंदिर बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम का मंदिर बनाया जाएगा और वो हाथ में फरसा लेकर के प्रचार प्रसार करने के लिए भी निकले। और ये कहा जाता रहा कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी हैं। उन्हें एक बताने की कोशिश की गई क्षत्रिय और बनाम ब्राह्मण की ये लड़ाई है, इसीलिए पूर्वांचल से बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है, लेकिन नतीजे आप देख ही रहे हैं। हेलो जी सुशील जी, आप हमसे सवाल किए हैं? जी जी जी। हाँ दिनेश जी, अभी तो एक सज्जन अखिल जी जिनसे बात कर रहे थे, सज्जन कौन थे जिन्होंने कहा कि बीजेपी का समर्थन बढ़ रहा है और जिसकी 75 साल यूनिवर्सिटी नहीं बनी उसकी 5 साल बन गई? ये कौन सज्जन थे? 100 सीटों के नुकसान की बात करें, समर्थन बढ़ा है। ये एक वहाँ पत्रकार थे जो बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, हमारे यूपी एडिटर अखिल आके वो कह रहे समर्थन बढ़ा है बीजेपी का। खैर कोई बात नहीं, चलता है। देखिए पूर्वांचल में यूँ हुआ है दिनेश जी, पूर्वांचल को ही जो है, देखिए वहाँ तो किसान लैंड और उस किसान समस्या को लेकर, लेकिन जो मौर्य, राजभर, निषाद,
केशव पार्टी, ये निषाद पार्टी, संजय निषाद, डॉक्टर संजय और वो कौन से महान दल, इन लोगों ने वो बैटल एक युद्ध क्षेत्र बना दिया था, वो पूर्वांचल को चूंकि मोदी का वो संसदीय क्षेत्र उसमें आता है, उसको लोगों ने, और खास तौर से ये स्वामी प्रसाद मौर्य और ये जो राजभर साहब है सुभाषा और प्रसाद, तो वहां पर इतना ज्यादा एक राजनीतिक रूप से विषवान हो गया और जो वोटर था तो वो ये समझ गया इस चीज को, ये गंदगी को हमें साफ करना है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है, तो उन्होंने उस वोटर ने उस अवैसी से लेके और राजभर मौर्य वाली गंदगी साफ करके एक सीधे वोटिंग कर दी। और निश्चित रूप से अखिलेश यादव को कितनी सीटें चाहिए भाई, अखिलेश यादव एक पूरे सिस्टम से लड़ रहे थे, सिस्टम कितने लड़ रहे थे, बीजेपी ऐसे बहुत बड़े सिस्टम से लड़ रहे थे, तो मिल तो गई मतलब भर की सीटें 100 सीटों के आसपास जीत लिए उन्होंने, कम ले लिया बीजेपी से। पूर्वांचल से कितनी सीटें ले ली और क्या चाहते थे, इतनी बड़ी सीटें ले ली, 1 to 1 में इतना आ गया। ये बिल्कुल सही चुनाव है, बिल्कुल एकदम सही वोटरों का निर्णय है। पूर्वांचल के लोगों को अभी समझना पड़ेगा कि जात की राजनीति से, चीखने चिल्लाने से, इससे ऊपर उठ के एकदम सीधी रचनात्मक राजनीति करें, नैतिकता की राजनीति करें। 5 साल मलाई खाने के बाद ये न कहे कि मेरा ड्राइवर मेरी नहीं सुनता था, तो उसका ही परिणाम है, ज्यादा बड़बोले पल का परिणाम है कि सीधे उन लोगों ने, पूर्वांचल लोगों ने बीजेपी को वोट कर दिया। बिल्कुल दिलीप सर, अगर एक पूर्वांचल का हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर अगर बात करें, किसान आंदोलन और तमाम एक बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद लखीमपुर खीरी का एक कांड हुआ जिसको लेकर बड़ी नाराजगी किसानों में देखी गई। राकेश टिकैत भी लगातार पूरे चुनाव में ये कहते रहे, हालांकि उन्होंने खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सरकार को हराना है, साथ किसका देना है ये उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। आरएलडी को लेकर बात करें, जयंत चौधरी को लेकर बात करें, जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ आए, तमाम उनकी जो भीड़ देखने को मिली उनकी रैलियों में, उनकी सभाओं में, लेकिन क्या वो भीड़ कन्वर्ट हो पाई, और अगर नहीं हो पाई तो उसके पीछे क्या वजह रही? थोड़ा सा मैं आपका 1 मिनट ये लेना चाहूंगा कि हर जगह कहीं न कहीं विकास का मुद्दा तो चला ही और चलना चाहिए भी, और सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको इसके लिए जवाबदेह होना भी चाहिए। पूर्वांचल में एक लाइन में कहना चाहूंगा कि 40 सालों से जो यहाँ जापानी बुखार की समस्या थी, उसकी जिस तरह से सरकार का दावा है कि 95% तक नियंत्रण हुआ है, इसमें गांव तक एक निश्चित एक सकारात्मक संदेश गया है। बड़ी ही मानवीय त्रासदी का विषय ये हुआ करता था, उससे पूर्वांचल मुक्त हुआ। कुछ शहर ऐसे थे जो पहले नकारात्मक रूप में चर्चित होते थे, उनकी भी छवि बदली क्योंकि दंगों से ये क्षेत्र मुक्त हुए थे। पश्चिम की आपने बात कही, आपने कहा किसान नाराज थे, यही एक भ्रम की स्थिति है। देश में 80% किसान तो छोटे किसान हैं, वो अपने उपज का पैदा करते हैं, काफी कुछ अपने अधिक हिस्सा अपने भरण पोषण के लिए हो जाता है, कुछ बेच देते हैं। अब छोटी छोटी जोत हो गई है, तो ये किसानों के नाम पर जो आंदोलन चला, ये आंदोलन ही भ्रम को पैदा करने वाला था। लोगों का किसान नाराज, किसान परेशान, किसान आंदोलन, जबकि इतना अभिजात वर्गीय आंदोलन ये था कि इसमें जीवन की समस्त सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। और किसानों के आंदोलन को जिन्होंने जितना समर्थन किया, अब पंजाब के चुनाव देख लीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हार गए और अकाली दल ने तो इस कारण बीजेपी का साथ छोड़ा था, वो भी उनको भी सुपड़ा साफ हो गया। हरीश रावत बहुत बड़े नेता थे, वहां पर ट्रैक्टर तक चला रहे थे, वो खुद चुनाव हार गए। तो अब फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आइए तो ये किसानों का मुद्दा ये 80% किसानों से संबंधित था। और मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि अगर सरकार किसी कानून को वापस न लेती तो इसके समर्थन बढ़ सकता था, लेकिन कम नहीं हो सकता था, क्योंकि इस पे कहीं भी जो वास्तविक किसान है, जो बिचौलिए थे, उनकी तो परेशानी थी। और इसीलिए आप ये आंदोलन जो चला इतना सुख सुविधाओं पूर्ण हो गया। इसी कारण छोटे किसान क्या ऐसा आंदोलन करने की हैसियत रखते हैं क्या
नहीं, वो तो अपनी दैनिक समस्याओं में इतने उलझे हुए हैं कि उनको इस सब का टाइम नहीं है। तो उनके लिए कृषि कानून ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, इसमें तो उनको अधिकार दिए गए थे, अधिकार छीने नहीं गए थे, तो इसका कोई वहां पे असर हुआ नहीं है। और ये बात अब ये आंदोलनकारियों के समझ में भी आ गई होगी। और जिस प्रकार किसान सम्मान निधि से जो 2.5 करोड़ किसान तो उत्तर प्रदेश में लाभान्वित हुए हैं, ये मैं पहले भी कह रहा था कि सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाला वर्ग एक बन गया है और उसको भी हमको ध्यान में रखकर ही कोई विश्लेषण करना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि अब ये नहीं कह सकते कि कौन किस जाति का है, किस मजहब का है। जिसको योजनाओं का लाभ मिलेगा, सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से उस तक वो लाभ पहुंचेगा, तो वो कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में जरूर जाएगा। ये भी एक बड़ा फैक्टर यहां पर इस चुनाव से समझ में आ रहा है। बाकी तमाम ऐसी चीजें रही जो इस चुनाव के दौरान देखी गई और कहा गया इनके बारे में कि इस तरह की चीजें अगर ऐसा कोई करता है तो फिर वापस नहीं आ सकता। वो तमाम मिथक भी टूटे हैं। अखिल, एक मिथक ये भी कहा गया था कि नोएडा जाने पर जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वो वापस सत्ता में कुर्सी पर नहीं बैठ पाता, वो वापस नहीं जीत पाता है। योगी आदित्यनाथ ठोक करके उन्होंने चुनौती दी थी कि मैं जाऊंगा नोएडा। वो नोएडा भी गए और रुझान भी आप देख रहे हैं। क्या इस तरह की तमाम भ्रांतियां भी इस बार दूर हुई हैं? देखिए, निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ का नोएडा जाना, बार बार उन्होंने पहले कहा था कि ये भ्रम है और इसको मैं तोड़ूंगा। ये दौरान जब वहां पर नोएडा में गए थे तभी बात बोल रही थी और वो सच साबित नहीं हुआ। देखिए, ये निश्चित तौर पे ये कांग्रेस के जमाने से रहा है कि जो वहां पर लोगों ने जाना बंद कर दिया था, जो मुख्यमंत्री प्रदेश का होता था वो नोएडा दौरे पे नहीं जाता था। यहीं से उस प्रोजेक्ट का कहीं ना कहीं लोकार्पण शिलान्यास करता था। मुख्यमंत्री कई बार, ऐसा नहीं कि एक बार गए हो, कई बार नोएडा जाकर वहां पर निरीक्षण करना, कोविड के दौरान भी जाना, कई योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करना, कार्यक्रमों में हिस्सा लेना। ये एक वजह रही है कि उन्होंने एक इतिहास एक और रचा है कि नोएडा का जो भ्रम था वो उसे तोड़ा और दोबारा वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तो एक इससे पहले ये भी रहा कि बीजेपी ने हमेशा उत्तर प्रदेश में जब सरकार 5 साल की रही है तो 2.5 साल के मुख्यमंत्री होते थे, 2 बार के। लेकिन इस बार पूरा कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के पूरा कार्यकाल उन्होंने किया और अब दोबारा वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे में दो बड़ा इतिहास उन्होंने रचा है। लेकिन निश्चित तौर पर ये भ्रम समाजवादी पार्टी में भी रहा और बसपा में भी रहा, तो इससे पहले कांग्रेस में भी हो गया था। तो ये इतिहास उन्होंने रचा। उसके अलावा अगर बात करें ये पूरा ये हमेशा मैंने कहा कि देश की जो धड़कन है वो दिल्ली की जो धड़कन है वो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की धड़कन पूर्वांचल है। अब पूर्वांचल में देखिए भारतीय जनता पार्टी की जीत जिस तरह हो रही है, लखीमपुर जैसे घटना जहाँ पर हुई वहां पर 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी का जीतना, देवबंद में जीतना, स्वामी प्रसाद मौर्य का हारना, जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लोग हैं उनकी हार के कगार पे पहुंच गए। तो एक ये सब इतिहास रचने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। हालांकि एक भारतीय समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय जरूर है कि इतनी लहर होने के बावजूद सीटें क्यों हारी। ये एक चिंता का विषय जरूर समाजवादी पार्टी के लिए रहेगा। समाजवादी पार्टी के लोग जो टिकट बंटवारे हुए या टिकट जिनको दिया गया, जो नॉमिनेशन कर लिए, उनका टिकट कटना, लोगों को जाति आधार पर टिकट जो बटा, जो वहां पर वोट बैंक के हिसाब से वोट टिकट बांटे गए, उसके बाद फेरबदल हुए, उसके बाद केवल अखिलेश फ्रंट पे रहे, चाचा शिवपाल को कोई अहमियत का नहीं मिली, मुलायम सिंह यादव को अहमियत नहीं मिली, अपर्णा का छोड़ना क्या ये भी एक वजह भी मानी जा रही है समाजवादी पार्टी का हारना। तो ये सब चिंता का विषय और विश्लेषण का विषय है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह डबल इंजन की सरकार को लेकर, विकास को लेकर, धारा 370 को लेकर और सबसे ज्यादा जो मुफ्त राशन वितरण हुआ वो कहीं ना कहीं चुनाव में दिखा। और 30-34 चरण के बाद जब यूक्रेन का मुद्दा आया उस मुद्दे को लेकर भी वोटरों ने सोचा। ऐसे तमाम मुद्दे रहे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पक्ष में आए हैं। हालांकि ये जरूर रहा कि एक माइनस पॉइंट रहा कि रोजगार जो नहीं मिला उसको लेकर नाराजगी रही है जनता के बीच में। यही वजह रही जो समाजवादी पार्टी के पास जो वोट गए वो बेरोजगारी को लेकर गए हैं और जो ओल्ड पेंशन योजना रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं
समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करते नजर आए। हालांकि ये भी देखना होगा कि वोट फीसदी, वोट परसेंटेज वो कितना हार जीत कर रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। उस पर कहीं ना कहीं 2024 का इतिहास जरूर भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। हालांकि देखिए, कांग्रेस ने जिस तरह प्रियंका गांधी पूरी ताकत लगाई थी, वो कहीं ना कहीं असर दिखने को नहीं मिला है, और मायावती कहीं ना कहीं बहुत नीचे से एक बार पूरी तरीके से उनका सुपड़ा साफ होता नजर आया। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात जिस तरह से हम कर रहे हैं कि कांग्रेस ने जो प्रचार प्रसार किया, जैसे ही प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया, बड़ी आक्रामकता के साथ उन्होंने हर मुद्दे को उठाया, हर मुद्दे का विरोध किया, और तमाम ऐसे मौके आए जहां ऐसा लगने लगा था कि उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस कुछ ना कुछ वापसी तो जरूर कर पाएगी। सुशील सर, प्रियंका गांधी की मेहनत क्या कुछ रंग ला पाई है? चलिए, सीट नहीं मिल रही, लेकिन क्या कुछ वोट परसेंटेज बढ़ा है, या फिर लोगों के मन में यह सवाल आया है कि कांग्रेस पर भरोसा जताना है? दिनेश जी, सीट घटी है, वोट परसेंटेज घटा है। प्रियंका जी ने जो मेहनत की है, दिनेश जी, निसंदेह बहुत शानदार भाषण दिए, बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी, बहुत मेहनत करी, जनता के हित की बात करी, बेशक, लेकिन ये उनका पीआर वर्क था। उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं करी, मार्जिन मनी उनके पास थी ही नहीं। आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो मार्जिन मनी मैनेजर पूछता है, उनका मार्जिन मनी कहाँ थी? कहीं पर दुख हुआ तो आंसू पहुंचाई, कहीं पर शादी हुई तो 51 का लिफाफा दे आई। उनको यही नहीं मालूम था कि उनका जो अध्यक्ष है लल्लू, उसकी जाति क्या है। पूरी राजनीति जात के वोटरों पर उसके हिसाब से तय हो रही है, टिकट बंट रहे हैं। लल्लू ने पूरी पार्टी को लल्लू बना दिया। खाली फैल पड़ना, 4 होमगार्ड उठा के आपको फोटो खिंचा के भेज दें, इससे पार्टी पॉलिटिक्स थोड़ी होती है। वो इसी में खुश थी कि मेरा अध्यक्ष बड़ा मेहनती है। अध्यक्ष वोट बैंक कहाँ कर रहा है? और प्रियंका जी का जो पीएस है, सचिव है यहाँ का, प्राइवेट सेक्रेटरी, एक लड़का था। प्रियंका जी ने अपनी जानकारी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में लड़के बैठा दिए जूनियर, जिन्होंने आते ही कई सीनियर एमपी, एमएलए, मंत्री 80 प्लस उम्र के लोगों को निकाल के बाहर कर दिया। प्रियंका जी को बताया गया नई कांग्रेस बना रहे हैं, ये तो सब यहाँ बैठ के सड़ गए थे। प्रियंका जी ने कहा अच्छा तो नई कांग्रेस बना दो, बन गई नई कांग्रेस। प्रियंका जी ने नुकसान किया। प्रियंका जी को समझना चाहिए, मालकिन नहीं है, कांग्रेस पार्टी की नेता है, प्रभारी है। लोगों ने उनको मालकिन समझ के ट्रीट किया। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए कि मैंने एक जोकर नवजोत सिंह सिद्धू के कारण पंजाब खो दिया। क्या कारण था? अच्छी खासी सरकार चल रही थी, एक जोकर ने प्रियंका जी का खास था जोकर, कान में फूंक दिया, चन्नी आ गए, सब खत्म कर दिया खेल। ऐसे ही नए लड़के, कोई राजस्थान का प्रभारी बना दिया, कोई तमिलनाडु का प्रभारी बना दिया। अब राजस्थान तमिलनाडु के लोग उत्तर प्रदेश के सीनियर नेताओं को हाजिरी लगवा रहे हैं, एक को उनका नाम नोट करवा रहे हैं। ये सब बातें ऐसी रही जो आज यहाँ पर आगे स्थिति रुकी है कांग्रेस की। कांग्रेस का तो एकदम समझ लीजिए कि 24 में क्या होगा किसने देखा है। 24 घर के न मरे होते तो फौज खड़ी होती, ये कहावत है। चाची के मूछे होती तो चाचा क्यों होते, ये कहावत है। 24 में होगा, 24 में राहुल गांधी पीएम बनेंगे, प्रियंका जी पीएम बनेगी। आपने आज उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी पहचान प्रियंका जी ने खो दी है। इंदिरा जी की छवि वाली प्रियंका जी, मैं 100 में 100 नंबर दे रहा हूँ उनकी मेहनत को प्रियंका जी की। लेकिन उनको कड़वा लगेगा, अगर ये मेरी बात सुन रही हूँ तो उनको थोड़ा सा बुरा भी लगेगा, लेकिन नहीं लगना चाहिए। निंदक डीएनए राखिए आंगन पूरी क्षमाएं। उन्होंने लड़के बैठा दिए। कांग्रेस ऐसी स्वतंत्रता सेनानी की पार्टी लड़कों से चलवा दी, और लड़कों ने वो घोर बेइज्जती की है। एक नाम याद होगा पंडित रामकृष्ण द्विवेदी का, पूर्वांचल के, 82 साल के, दफ्तर में बैठते थे 12 घंटे, निकाल बाहर कर दिया बिना वजह। ऐसे एक ने आते आते 18 लोगों ने निकाल बाहर किया था। वो मैसेज जाते जाते फिर लोग जाते जाते कम से कम 50 लोग छोड़ गए। अभी आरपीएन सिंह क्यों छोड़ गए? उन्हें लगा कि कहां तक जूनियर लोगों को हम आदेश करते घूमे। पूरी कांग्रेस दफ्तर इन्होंने चलाया। प्रियंका जी ने अपने पीएस कोई सिंह है उनके नाम पे, लल्लू को वो नहीं फेंकते थे। तो ये सब जितना यहाँ पर अंतर विरोध इतना था कांग्रेस में, उत्तर प्रदेश कांग्रेस में, कि रिजल्ट तो आना ही था। अब भी प्रियंका जी को चाहिए मार्जिन मनी बनाए कांग्रेस में। कांग्रेस में पहले दलित, ब्राह्मण, मुसलमान का मार्जिन मनी थी, एफडी थी। इस बात को उनको समझना पड़ेगा, इस बात को राहुल जी को समझना पड़ेगा कि पैतृक संपत्ति नहीं है, और पैतृक संपत्ति जाते हुए समय नहीं लगता है। फिर से 24 के लिए, नगर निगम के चुनाव के लिए इनको सोच के बैठना पड़ेगा। अच्छे लोग लाने पड़ेंगे।
कानाफूसी, चमचे, चाटुकार, ब्लैकमेलर, इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। और जिस तरह से संगठन को लेकर के भी अनुशासन की अगर बात कही जाए तो बीजेपी को भी उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। जिस तरह से बीजेपी संगठन चलाता है और संगठन के साथ साथ जिस तरह से आरएसएस का भी सहयोग पूरा मिलता है, तो एक अनुशासन बना रहता है। कार्यकर्ताओं के बीच, अधिकारियों के बीच किस तरह का एक संबंध होना चाहिए, संबंध स्थापित होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, उसकी भी कमी अन्य दलों की पार्टियों में, अन्य दलों में देखने को मिली है, जो उनके पास नहीं हो पाई। और उसकी वजह ये रही कि वो एक मजबूती के साथ निखर कर सामने नहीं आ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना कीमती वक्त देने के लिए। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की तस्वीर लगातार साफ होती जा रही है और ये क्लियर होता जा रहा है कि एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है, वो शाम तक या कुछ देर तक, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।